आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है वरुण वरुण 2025 के 23वें संस्करण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और जर्मनी, भारत और रूस, भारत और फ्रांस, भारत और अमेरिका। तो वरुण 2025 का 23वां संस्करण जो है वो नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन 19 से 22 मार्च 2025 तक किया गया था। इस अभ्यास ने भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना को एक साथ लाकर उनकी अस्थायी साझेदारी को प्रकट किया है। इस अभ्यास ने संयुक्त कौशल को बढ़ाने के लिए उद्देश्य को प्राप्त किया है। वरुण 2025 का आयोजन अरब सागर में किया गया है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न में से सुगम्य यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? सुगम्य यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या उड्डयन मंत्रालय। तो सुगम्य यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है सुगम्य यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस 2025 के अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय द्वारा नई दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सुगम्य यात्रा का आयोजन किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑनलाइन डेटाबेस आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, यह मॉडल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के लिए है। केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके इसका सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल दूसरा। ऑनलाइन डेटाबेस आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना में कौन से घटक जो है वो शामिल नहीं है? कौन से घटक शामिल नहीं है? शिक्षा सहायता, महिला नेतृत्व और उद्यमिता, संस्कृति उन्नयन, कौशल एवं प्रशिक्षण घटक, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल तीसरा जो है वो शामिल नहीं है। PM विकास योजना में निम्नलिखित घटक जो है वो शामिल है: कौशल एवं प्रशिक्षण घटक, महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक, शिक्षा सहायता घटक स्कूल छोड़ने वालों के लिए। इसके अलावा इस योजना का लक्ष्य लाभार्थियों के लिए ऋण और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निक्षय मित्र पहल और निक्षय पोर्टल का संबंध किससे के उन्मूलन से है? TB से, मलेरिया से, फाइलेरिया से या एड्स से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो TB से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनना है। पहला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस समारोह के दौरान भारत पवेलियन का उद्घाटन भी किया गया है। इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक ने जीता है? एक्सिस बैंक, आरबीआई, एचडीएफसी या एसबीआई? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो है वो 2025 किस बैंक ने जीता है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आरबीआई या एसबीआई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आरबीआई ने जीता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में सही कथन चुनना है। पहला, बजट 2025 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन में 2047 तक 1000 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना की गई है, जो 2070 तक नेट जीरो के लिए आवश्यक है। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2033 तक 5 SMR की तैनाती के लिए बजट 2025 में 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो इसमें से कौन सा सही कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और दूसरा दोनों सही कथन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। परियोजना परी का संबंध किस मंत्रालय से है? परियोजना परी का संबंध कौन से मंत्रालय से है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? तो परियोजना परी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो संस्कृति मंत्रालय से। परियोजना के लिए संस्कृति मंत्रालय का लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों को जीवंत कलात्मक स्थलों में बदलने की परियोजना का लाभ उठाते हुए भारत के विविध क्षेत्रीय कला रूपों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ावा देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनना है। विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम जो है वो है हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। भारत में 1982 से विश्व क्षय दिवस जो है वो मनाया जाता है। सभी कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस या बांग्लादेश? तो कौन से देश ने सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मॉरिशस ने सम्मानित किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत द्वारा आरंभ ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध जो है वो किससे है? थाईलैंड में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से, म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से, नेपाल में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से या उपरोक्त में सभी? तो ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध जो है वो किससे है? तो म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? इंद्रावती, माधव, चित्रकूट, बांधवगढ़? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो माधव राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से पर्यावरण 2025 तक पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में, गुवाहाटी में, दिल्ली में या जयपुर में? तो पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा समर्थ नामक प्रोग्राम का संबंध किससे है? शिक्षा के क्षेत्र में हर हाल में बच्चों के न्यूनतम शिक्षा को हासिल करना, दूरसंचार और ICT क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य क्षेत्र में रोबोटिक प्रोग्राम को पूरी तरह लागू करना, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो दूरसंचार और ICT क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है? केरल है, तेलंगाना है, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो केरल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में
हाल ही में इसरो और सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन चुनना है। भारत ने 2028 तक टीवी का खत्म करने का लक्ष्य रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2030 तक टीवी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से कौन सा सही कथन चुनना है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। केवल दूसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि भारत सरकार ने 2025 तक, न कि 2028 तक, भारत सरकार ने 2025 तक टीवी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मिशन 60 अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया गया है? मिशन 60 अभियान जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया गया है। अब महिला शक्ति अभियान जो है वो बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया। मिशन दक्ष अभियान जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया। मिशन गुणवत्ता अभियान जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किन चोटियों को उनके राज्य के साथ मिलान सही है? कौन से चोटी का उसके राज्य के साथ मिलान सही है? डोडावेटा जो है वो तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, अन्नामुनी कर्नाटक, सारामती नागालैंड। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। अन्नामुडी जो है वो भारतीय राज्य केरल में है, न कि कर्नाटक में। ये जो है वो केरल में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी पे है, सतलज पे है, झेलम पे है या पनामा में है? तो कोल डैम परियोजना किस नदी पे है? तो कोल डैम परियोजना जो है वो सतलज नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सालोडो है। विश्व का सबसे ऊंचे में से एक ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है। उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त में से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत की निम्नलिखित फसल पर विचार करना है। मूंगफली, तिल और बाजरा। उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखता वर्षा आधारित फसलें हैं? कौन सा जो है वो वर्षा आधारित फसल है? तो ऑप्शन नंबर सी मूंगफली, बाजरा और तिल तीनों है जो है वो वर्षा आधारित फसलें हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? महानदी जो है वो मांड सहायक नदी है महानदी का। गोदावरी की मूसी, कावेरी का हेमावती, कृष्णा का माल पढ़वा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मूसी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, यह कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, न कि गोदावरी की। गोदावरी जो है वो गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और भारत के तीसरे सबसे बड़े बेसिन में बहती है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10% है। इसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? रूस में, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। तो कैस्पियन सागर का विस्तार जो है वो कहाँ है? तो कैस्पियन सागर का विस्तार जो है वो रसिया में है, तुर्कमेनिस्तान में है और अजरबैजान में है और उसके बाद ईरान में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है? भारत के बंदरगाहों का सही क्रम जो है वो उत्तर से दक्षिण में से कौन सा है? तो कांडला है, हल्दिया है, पारादीप है और कोची है।
ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? भूप्रपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूप्रपट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर होती है। समुद्र तल पर प्रपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। इनमें से सही, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सही सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? चक्रवात में हवाओं की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत होती है। चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी में सुई के अनुकूल होती है। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? कौन सा झील जो है वो लैगून झील का उदाहरण नहीं है? अष्टमुडी, पुलिकट, चिल्का, पेरियार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो पेरियार झील है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 9 डैश लाइन संबंधित है। 9 डैश लाइन जो है वो संबंधित है दक्षिणी चीन सागर विवाद से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पर्वत समीर जो है वो कैटाबेटिक, चिनुक जो है वो स्रोनो ईटर, सिमुम जो है वो एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल, सिराको जो है वो सहारा मरुस्थल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत के मैदानी भाग में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? वन संचरण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राष्ट्रीय वन नीति 1988। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बाड़ा लाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड और लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो रोहतास, गया और कटिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। उसकी समाप्ति जो है वो की जा सकती है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो महाराष्ट्र में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया जा सकता है? कौन से अधिनियम? तो भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 249। तो इसमें से कौन सा है? अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो निलंबित हो जाए तो सभी सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किसी भी राजनीतिक दल को अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त जो है वो नहीं है? कौन सी शर्त जो है वो नहीं है? तो किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें, लोकसभा या विधानसभा के
आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन केवल एक। तो एक दल जो लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती हैं, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। इससे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। देश में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। पहला जो है वो आम आदमी पार्टी, दूसरा जो है वो बहुजन समाज पार्टी, तीसरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, चौथा जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, पांचवा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, छठा जो है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्म निरपेक्षता का पालन करना, देश की एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, संविधान का पालन करना। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो धर्म निरपेक्षता का पालन करना जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। उपयुक्त में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल 2। भारत में 2 राष्ट्रपतियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 3रे राष्ट्रपति थे और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से सही कालाक्रम की पहचान करना है। पहला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा। दूसरा जो है वो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा। गोलखनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा। मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य जो है वो 1973। मिनर्वा मिल्स का जो है वो 1980। गोलकनाथ का जो है वो 1967। मेनका गांधी जो है वो 1978। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो घृणा। वेदोत शब्द का संधि विच्छेद जो है वो वेद प्लस उत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? किसे माना जाता है? तो हेनरी डेरिजियो, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नंबर 51 का ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 का, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। गौतमी बल
श्री का संबंध किस अभिलेख से है? नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या ऐहोल अभिलेख? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो नासिक शिलालेखों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां दर्ज है। वे सातवाहन राजवंश से थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है नासिक अभिलेख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहरत पद को प्राप्त करना था। नाम गाल्य बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए दूसरा, तीसरा और चौथा जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का कोई विभाजन नहीं हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें दो भागों में बटा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ऋग वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, राजा का पद जो है वो अनुवांशिक हो गया था। सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी। महिलाओं को सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार था। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं को सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लामी शासन के धार्मिक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और धर्म को राज्य की राजनीति से अलग रखा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? हंटर आयोग का गठन, मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच भूख हड़ताल, कांग्रेस द्वारा चरखा एवं खादी को अधिक प्राथमिकता देना, या ऑप्शन नंबर डी जो है वो बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हंटर आयोग का गठन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में भयानक नरसंहार के बाद भारत सरकार की विधान परिषद ने वहां हुई घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने विकार जांच समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति को आम तौर पर अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर हंटर आयोग के रूप में जाना जाता था। इसमें भारतीय सदस्य भी थे। मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति से डायर के कार्यों की निंदा की थी। हंटर समिति ने जनरल डायर के खिलाफ कोई दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 42वां, 45वां, 40वां या 43वां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 40वां अधिवेशन। 40वां अधिवेशन जो है वो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला थी। उन्होंने 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना। तो नेहरू इसका इन घटनाओं का सही क्रम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। पहले जो है वो नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में कांग्रेस द्वारा नियुक्ति समिति की एक रिपोर्ट थी जिसमें भारत के लिए एक संवैधानिक खाका प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद जो है वो अगस्त प्रस्ताव 1940।
में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था, क्रिस्म मिशन। उसके बाद क्रिस्म मिशन जो है वो 1942, क्रिस्म मिशन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह मिशन भारत भेजा था। उसके बाद चौथा जो है वो बेबेल योजना 1945। बेबेल योजना 1945 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें एक कार्यकारी परिषद के गठन का प्रस्ताव था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो चंपारण आंदोलन, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह और चौरी चौरा कांड। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और चौरी चौरा घटना जो है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, दक्कन विद्रोह। सही कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है वो संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से 56 के बीच हुआ था। उसके बाद मालाबार विद्रोह जो हुआ था 20 अगस्त 1921 से 1922 तक हुआ था, मोपला विद्रोह मालाबार में। उसके बाद जो हुआ था वो दक्कन विद्रोह जो है वो 1875 में महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में हुआ था। फिर मुंडा विद्रोह जो है वो 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल संबंधित टेरा किए की खोज हुई थी? बनवाली, कालीबंगा, राखी गढ़ी, धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बनावली शहर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। स्थल की खुदाई पुरातात्विक R.S. विस्ट ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती संप्रदाय से थे। बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सुहावर्दी। मियाँ मीर जो है वो कादरी। और अहमद सरहिंदी जो है वो नक्शबंदी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। गांधी जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दूसरा जो है वो सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तीसरा जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो आचार्य नरेंद्र देव को कहा जाता है, या श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, या कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। वह एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने होम रूल लीग आंदोलन में भाग लिया था। वह एक प्रमुख पत्रकार और शिक्षाविद थे। वह घटक विधानसभा अंतरिम के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने बिहार की बंगाल से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उड़ीसा को बिहार से अलग
किया था। सच्चिदानंद सिन्हा पटना विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। उन्होंने अपनी पत्नी राधिका की याद में सिन्हा लाइब्रेरी की भी स्थापना की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में जापान, सोवियत संघ और जर्मनी, तीनों में कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ जो है वो शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान जो है वो शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन था। 3 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के 2 दिन बाद द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड की संप्रभुता की गारंटी दी। जब उनका विरोध हिटलर के कानों तक नहीं पहुंचा तो उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी। युद्ध जो है वो जर्मनी, इटली और जापान की धुरी शक्तियों और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, राष्ट्रमंडल देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित का मिलान करिए और सही आउटपुट चुनिए। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो बारूद, पेनिसिलिन जो है वो प्रतिजैविक, यूरिया जो है वो उर्वरक और मेलाथियान जो है वो कीटनाशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए जो है वो पाया जाता है। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। केंद्रिका के भीतर पाई जाने वाली एक झिल्ली रहित संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के उप इकाइयों का संश्लेषण करना है। केंद्रिका मुख्य रूप से निम्नलिखित से बनी होती है: प्रोटीन, आरएनए और डीएनए से बनी होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यकृत द्वारा स्रावित पीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो पीत में लिपिडो के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है, क्योंकि पीत रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वह लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है वो कौन सा है? तो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका संरचना का हिस्सा है। केंद्रक झिल्ली भी कोशिका संरचना का हिस्सा है। यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग करती है और पोषण की विधि है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय और संरचनीय बल का उदाहरण है? घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, विद्युत बल या यांत्रिक बल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो घर्षण बल जो है वो एक अकेंद्रीय और असंरचनीय बल का उदाहरण है। विद्युत बल और गुरुत्वीय बल संरचनीय और केंद्रीय बल है, क्योंकि इनके द्वारा किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है और ये दोनों वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। यांत्रिक बल जो है वो किसी मशीन द्वारा लगाया गया संपर्क बल है, लेकिन घर्षण बल विशिष्ट रूप से असंरचनीय और अकेंद्रीय होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का मान सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पीएच का सही क्रम कौन सा है? तो नींबू का रस में पीएच का मान जो होता है वो 2.0 से 3.0 होता है, जो अम्लीय है। कॉफी जो है वो नींबू का, उसके बाद कॉफी जो है वो 4.5 से 5.0 है, जो अम्लीय होता है। उसका रक्त जो है वो 7.35 से 7.45 है, जो थोड़ा क्षारीय होता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो -10.5 होता है, जो क्षारीय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
कुजनेट जो है वो उल्टा यू वक्र प्रकल्पना से है। नरकेश जो है वो संतुलित वृद्धि सिद्धांत से है। लेवेस्टेइन जो है वो कांतरिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत से है। सुम पीटर जो है वो नवीनता और उद्यमशीलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम के की पैलाइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की यह संभावना है? तो प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटियोजेस और पेंटोस के जल को अवघटन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है। ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है। जैसे प्राथमिक प्रदूषक जो होता है ये वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे एक स्रोत जैसे कार के निकास या कारखाने से उत्सर्जित होते हैं। उदाहरणों में प्राथमिक प्रदूषक जो है उसके उदाहरण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और द्वितीय प्रदूषक जो है वो ये प्रदूषक तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषक वायुमंडल में अन्य यौगिकों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या आमाशय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई जो है वो मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब जो है वो क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बढ़ेगा। जब तापमान स्थिर रखा जाता है तो किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस संबंध को वायल का नियम कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वो उत्पादित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला जो है वो सही है, यह जैव उत्प्रेरक होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गति विषयक नियम जो है वो न्यूटन। प्रकाश के अपवर्तन का नियम जिसे स्नेहल का नियम भी कहा जाता है की खोज जो है वो डच गणितज्ञ विले व्लाड स्लेनियन ने 1621 के आसपास किया था, न कि आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश का व्यतिकरण जो है वो थॉमस यंग। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं? बजटीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? रक्त, उपास्थि या अस्थि? तो इसका राइट आंसर है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2, 3 तीनों। रक्त एक विशिष्ट प्रकार का तलड़ संयोजी उत्तक है जो शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती है। अस्थि जो है वो एक कठोर संयोजी उत्तक है जो शरीर के कंकाल की संरचना बनाती है और अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। उपास्थि जो है वो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो जोड़ों और हड्डियों की रक्षा करता है। आघात अवशोषक के रूप में काम करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किसे बृहत मुद्रा M3 के गणना में शामिल नहीं किया जाता है? M3 के गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो डाकघर बचत बैंक में जमा धन राशि जो M3 में शामिल नहीं किया जाता है। M3 के घटकों में निम्नलिखित शामिल है। जनता के पास करेंसी, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमाएं, बैंकिंग प्रणाली में सावधि जमाएं और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86।
आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वेव की तुलना में शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व जो है वो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है सीमेंट। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस जो है वो गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? परिजीविता, सहजीविता, सहभोजिता या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सहजीविता कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। गैसों को किस प्रकार द्रव में बदला जाता है? गैसों को द्रव में कैसे बदला जाता है? तो दाब बढ़ाकर एवं ताप जो है वो घटाकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों से किसमें परस्पर मिले होते हैं? किसमें परस्पर जो है वो मिले होते हैं? द कंपोजिटी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्न कथनों पर विचार करना है। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक जो है वो निम्न होता है। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित है? गरीबी से संबंधित कौन सी समितियां जो है वो गरीबी से संबंधित है? तो लकड़वाला समिति, सी रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नरसिम्हम समिति जो है वो बैंकिंग से क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो किस देश में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नीदरलैंड में की गई थी 1602 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो बनेरघट्टा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1998, 2003, 2001 या 2000 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो 2003 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन नरकट कटक कली से संबंधित है? कौन का? तो कुंचु कुरूप। ऑप्शन नंबर ए जो है बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अब तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? 5, 3, 6 या 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6 पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में, राजेंद्र प्रसाद 1962 में, जाकिर हुसैन 1963 में, बीवी गिरी 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में, प्रणब मुखर्जी 2019 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। सुब्रतो कप जो है वो निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो है वो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज या फुटबॉल। तो ऑप्शन नंबर सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अब चलते हैं फुटबॉल से संबंधित अन्य कप जो है वो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, दुरंद कप, आशुतोष मुखर्जी कप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है वो क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है वो यूरो, लीला, पैसो या येन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यूरो है। येन जो है वो जापान की है। लीरा जो है वो तुर्की की है। और पेसो जो है वो फिलीपींस की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है।